राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक विवाह ऐसा भी। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी शादी के लिए बैंक से लोन लेता है, लेकिन 4 साल तक वह उस लोन को नहीं चुका पाता। तो बैंक से उसके घर नोटिस आता है और नोटिस आने के बाद वह मदद की उम्मीद से वहाँ की बैंक मैनेजर से मिलने जाता है। लेकिन वहाँ जैसे ही वह मैनेजर के कैबिन के अंदर पहुँचता है और महिला बैंक मैनेजर को देखता है, तो देखते ही एकदम से भौचक्का सा रह जाता है। दोस्तों, कौन थी वह बैंक मैनेजर महिला और ऐसा क्या रिश्ता था उसका उस व्यक्ति के साथ कि वह उसे देखकर हैरान रह गया? अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी कहानी को अंत तक देखें। ये कहानी दिल्ली के एक रोहित नामक लड़के की है। उसकी शादी की उम्र हो गई थी और वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और फिर उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू हो जाता है और उन्हें एक अच्छी लड़की का रिश्ता मिल भी जाता है। लड़की का नाम है प्रिया। प्रिया बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी हुई है। उसने कई टेस्ट दे रखे हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले प्रिया और रोहित की शादी तय हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों के परिवार भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी तय होने के बाद रोहित अपने माता पिता से दहेज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि रोहित नहीं चाहता कि उसकी शादी में कोई भी दहेज का लेन देन हो, और इसी वजह से वह अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मेरी शादी में आप कोई भी दहेज नहीं लेंगे। एक तो रोहित दहेज के खिलाफ था, दूसरा लड़की वालों की स्थिति उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम ही थी। इसीलिए उसने शादी का पूरा बंदोबस्त खुद करने का सोचा। उसके बाद वह अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। दोनों के पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर होने से दोनों एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रोहित भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो उसके घर में सुख सुविधाओं का इतना सामान नहीं था जितना वह चाहता था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी जब शादी करके घर में आए तो उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इसीलिए उसने लोन लेकर ज़रूरत से संबंधित सारी चीज़ें खरीद लीं। साथ ही उसने एक गाड़ी भी ले ली। शादी के लिए भी उसने थोड़ा बहुत कर्ज लिया था। इसी तरह उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी को अब बस 4 दिन ही रह गए थे और ठीक 4 दिन पहले प्रिया का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में प्रिया पास हो गई थी। अब वह एक बैंक मैनेजर बन गई थी। सभी लोग उसके बैंक मैनेजर बनने से बहुत खुश थे। शादी को भी सिर्फ 4 दिन रह गए थे, जिसकी वजह से घर में रिश्तेदार आने लगे थे। लेकिन अब रिश्तेदार प्रिया के माता पिता को भड़काने लगते हैं कि प्रिया तो बैंक मैनेजर बन गई है, तो एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति से शादी करने की क्या तुक है। इसकी शादी तो किसी अच्छे घर में होनी चाहिए। रिश्तेदारों की बात सुनकर प्रिया के माता पिता का मन भी बदल जाता है और वह सोचने लगते हैं, सच में अब तो प्रिया किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक है। अब प्रिया के पिता ये फैसला लेते हैं कि मैं ये रिश्ता होने ही नहीं दूंगा। इसके बाद प्रिया के पिता प्रिया से कहते हैं, बेटी अब तुम रोहित से शादी नहीं करोगी। तुम एक सरकारी बैंक मैनेजर बन गई हो, तो तुम्हारी शादी तो किसी बड़े घराने में ही होगी, ताकि तुम्हारा आगे का जीवन बहुत अच्छे से बीत सके। लेकिन प्रिया तो रोहित से प्यार करने लगी थी और वह चाहती थी कि ये शादी हो जाए। लेकिन उसके घर वाले अब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगे थे। साथ ही जो रिश्तेदार आए थे वे भी प्रिया को शादी न करने के लिए ही मजबूर कर रहे थे, उसे तरह तरह से सलाह दे रहे थे। इधर रोहित को भी पता था कि प्रिया का रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही प्रिया का रिजल्ट आता है तो रोहित को पता चल जाता है कि प्रिया का रिजल्ट क्लियर हो गया है और वह अब बैंक मैनेजर बन गई है। रोहित की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह प्रिया को बधाई देने के लिए उसे फ़ोन करने लगता है। रोहित उसे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन प्रिया उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर उसके घर वालों का बहुत दबाव था कि वह उसका फ़ोन ना उठाए, और उसके रिश्तेदार भी सब उसको आगे पीछे से घेरे रहते थे, जिससे कि वह फ़ोन उठा ही नहीं पाती थी। पहले तो रोहित सोचता है कि प्रिया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। फिर वह अपने मन को समझा लेता है कि इस समय तो उसके घर में बहुत सारे रिश्तेदार होंगे और सभी उसे बधाई देने में लगे होंगे, इसीलिए वह फ़ोन नहीं उठा पा रही है। कोई बात नहीं,
जब वह मेरी मिस्ड कॉल देखेगी तो ज़रूर फ़ोन करेगी। ऐसा सोचकर वह अपने मन को तसल्ली देकर और कामों में लग जाता है। लेकिन शाम तक भी जब प्रिया का फ़ोन नहीं आता तो रोहित उसे दोबारा फ़ोन करता है। तब प्रिया फ़ोन उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वह हेलो करती है तभी प्रिया के पापा आ जाते हैं और वह कहते हैं, लाओ फ़ोन मुझे दो, मुझे बात करनी है। तब प्रिया रोहित से कहती है कि लो रोहित, पापा से बात करो। उसके बाद प्रिया के पिता फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं, बेटा आपको तो पता ही होगा कि प्रिया अब बैंक मैनेजर बन चुकी है। अब इस बात को सुनने के बाद रोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ पापा जी, मुझे पता है कि प्रिया अब बैंक मैनेजर बन चुकी है। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, प्रिया अब बैंक मैनेजर बन चुकी है तो हम उसकी अभी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी शादी में सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। उसने मैरिज हॉल भी बुक कर दिया था और शादी के कार्ड भी बट चुके थे। यहाँ तक कि घर पर सभी रिश्तेदार भी आ गए थे। उसके बाद वह प्रिया के पिता से कहता है, पापा जी क्या बात हो गई, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? तो प्रिया के पिता कहते हैं कि बेटा देखो, अब प्रिया मैनेजर बन गई है तो इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग में और इसकी ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लगेगा और इतने दिनों तक हम चाहते हैं कि इसकी शादी ना हो, और इन सभी में लगभग 2 साल का समय तो लग ही जाएगा। इसीलिए 2 साल तक हम प्रिया की शादी नहीं करना चाहते। उनकी बात सुनकर रोहित समझदारी दिखाते हुए कहता है, कोई बात नहीं पापा जी, अगर आप 2 साल बाद शादी करना चाहते हैं तो 2 साल बाद कर देना, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रिया के पिता रोहित से कहते हैं, बेटा 2 साल का टाइम बहुत लंबा होता है और इस बीच हम तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इस बीच कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी अब हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। अब रोहित बहुत दुखी हो जाता है और परेशान होकर उनसे कहता है, पापा जी ऐसी बातें मत करो, सारे कार्ड बट चुके हैं, हमारे सारे मेहमान आ चुके हैं, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन प्रिया के पिता रोहित की एक बात भी नहीं सुनते और कह देते हैं, बेटा माफ़ करना, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद रोहित अपने घर वालों को इस बारे में बताता है कि प्रिया बैंक मैनेजर बन गई है, जिसकी वजह से अब उसके पिता यह शादी नहीं करना चाहते हैं। जब रोहित अपने माता पिता को यह सब बताता है तो वे लोग बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर यही चीज़ हम लोगों ने उनके साथ की होती तो उन्हें कैसा लगता, वे तो ज़रूर पुलिस केस भी कर देते। चलो हम भी पुलिस केस करेंगे और इन्हें जेल की हवा खिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, रोहित प्रिया से सच्चा प्यार करने लगा था और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से प्रिया की ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। इसीलिए वह अपने घर वालों को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम लोग पुलिस में जाएंगे भी तो भी पुलिस वाले इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये तो लड़की वालों की मर्जी है कि वे शादी करें या ना करें। उसकी बातें सुनकर घर वाले भी चुप हो जाते हैं। उधर रोहित अपने घर के अंदर ऐसे ही रहने लगता है। रोहित ने लोन पर गाड़ी ले रखी थी और लोन लेकर ही उसने घर में सुख सुविधाओं का सामान जुटाया था। तो धीरे धीरे रोहित अब लोन को भरने लगता है। गाड़ी की किश्त तो उसने धीरे धीरे जमा कर दी थी और कुछ पैसे उसने इधर उधर से भी उधार ले रखे थे। इधर जो भी पैसा उसने शादी की तैयारी में लगाया था, मैरिज हॉल में, कार्ड में, वह सब पैसा वेस्ट हो गया। अब रोहित मेहनत करता और किश्तों के पैसे जमा करता रहता था। इसी तरह लगभग 2 साल बीत गए। 2 सालों तक वह प्रिया का इंतजार करता रहा कि शायद प्रिया अपनी तरफ से उसे फ़ोन करेगी और कहेगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और एक दिन रोहित को पता चलता है कि प्रिया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई है और वह शादी करके अपने ससुराल पहुँच गई। इसके बाद रोहित की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और अब उसका कहीं मन नहीं लगता। वह सिर्फ अपने ऑफिस जाता और काम करता और आकर घर में बैठता। उसका बस अब एक ही मकसद था कि उसे अपना लोन चुकाना था। लेकिन उसकी हालत को देखकर उसके पिता बहुत परेशान रहने लगे थे, जिससे उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। वह रोहित से कई बार कहते थे कि बेटा अब तुम शादी कर लो। वह उससे शादी के लिए फोर्स करते थे, लेकिन वह हर बार मना कर देता था और कहता था, पापा मैं अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत कर्ज लिया हुआ है, पहले मैं उस कर्ज को चुकाऊंगा,
तभी मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा। उसकी हालत देखकर उसके पिता की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और उनके इलाज में भी बहुत पैसा खर्च होने लगा। और जो एस्टीमेट उसने अपने कर्ज को चुकाने के लिए लगा रखा था वह सब फेल हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा पिता की बीमारी में खर्च हो जाता है और इसी वजह से वह बैंक का लोन नहीं चुका पाया। गनीमत थी कि कार का लोन तो पहले चुका चुका था, लेकिन बैंक का लोन उस पर बकाया था। और धीरे धीरे इन बातों को 4 साल हो जाते हैं और 4 साल बाद अचानक बैंक से रोहित के पास एक नोटिस आता है और उसे आगाह किया जाता है कि या तो अपना लोन टाइम पर भर दो, वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब जो लोन उसने ले रखा था उसकी कीमत तो 10 लाख रुपए थी और उसने 2 लाख रुपए जमा भी कर दिए थे, लेकिन तब भी वह लोन 12 लाख रुपए का हो रहा था, क्योंकि 4 साल के बाद उसकी EMI टूट गई थी और उसके बाद उस पर ब्याज लगना चालू हो गया था और उसका ओवरड्यू काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए वह भागा दौड़ा बैंक मैनेजर से मिलने के लिए बैंक में जाता है और वहाँ जाने के बाद जैसे पियोन से पूछता है तो पियोन उसे इशारा कर देता है बैंक मैनेजर के कैबिन की तरफ। तो रोहित बैंक मैनेजर के कैबिन में पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर केबिन के अंदर घुसता है और बैंक मैनेजर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, सामने जो बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी हुई थी वह और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी, जिससे 4 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी और जिसके लिए उसने ये सब लोन लिया था। और थोड़ी देर के लिए वह भी उसे देखते रह जाती है, लेकिन तभी प्रिया उससे कहती है, आइए रोहित कुमार जी, बैठिए। उसके बाद रोहित सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद बैंक मैनेजर प्रिया उसकी फ़ाइल निकालती है और फाइल में देखने के बाद कहती है कि आपका तो काफ़ी ज़्यादा लोन हो रहा है, जल्द से जल्द इसे चुका दीजिए, वरना आपके घर की नीलामी हो सकती है। उसके बाद रोहित बैंक मैनेजर से कहता है कि मैडम, मुझे इसके लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, तो कुछ दिनों में मैं इस बैंक से लोन को चुका दूंगा। अब जो प्रिया थी वह रोहित से पूछने लगती है कि रोहित, आपने इतना बड़ा लोन लिया ही क्यों था? तब रोहित उसे जो बताता है वह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित बताता है कि 4 साल पहले मेरी किसी से शादी होने वाली थी, तो उस शादी की खर्च करने के लिए और कुछ अपने घर की सुख सुविधाओं का सामान जोड़ने के लिए मैंने ये लोन लिया था, लेकिन बीच में मेरे पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मेरा काफ़ी पैसा वहाँ लग गया, जिस कारण से मैं इस लोन को नहीं भर पाया और मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दिला दीजिए, उसके बाद मैं इस लोन को भर दूंगा। अब इन बातों को सुनने और रोहित के चेहरे पर छाई मायूसी को देखने के बाद प्रिया से रहा नहीं जाता, तो वह एकदम से रोहित से कह देती है कि रोहित, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो रोहित कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, आप वही लड़की हैं जिसकी वजह से मैंने यह लोन लिया था। उसके बाद प्रिया रोहित से कहती है कि रोहित, तुम चाहते तो मेरे पिताजी से दहेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने दहेज न लेकर इतना बड़ा लोन क्यों लिया था? उसके बाद रोहित कहता है कि मुझे दहेज लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं चाहता था कि अपने घर में सारी सुख सुविधा अपने बल पर तुम्हें दूं, इसीलिए मैंने लोन लिया था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी को घर में किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, सिर्फ इसीलिए मैंने लोन लेकर घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें जोड़ी थी। उसकी बात सुनकर प्रिया कहती है कि रोहित, ये बताओ तुमने दूसरी शादी की या नहीं? उसके बाद रोहित कहता है, नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैंने जो लोन और कर्ज लिया है मैं उसे निपटा दूं। उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी, बल्कि उन्होंने तो मुझे कई बार दूसरी शादी करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। और सच कहूँ तो मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा था और इसी वजह से दूसरी शादी का ख्याल तो मेरे मन में एक बार भी नहीं आया। अब इन बातों को सुनने के बाद प्रिया अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है और फूट फूट कर रोहित के सामने ही रोने लगती है। तभी रोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको देखता है और कहता है, प्रिया, क्या हुआ? मैंने तो सुना था तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर है तो बताओ। तब प्रिया कहती है, तुमने सही सुना था, मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। तब रोहित पूछता है, क्यों, कैसे नहीं चल पाई? तब प्रिया बताती है कि जब तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, तो उसके बाद एक लड़के के बारे में मेरे पौसा जी ने
मेरे पिता को बताया था कि उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और वह बहुत ही अमीर और अच्छे इंसान है। उसके बाद उस लड़के से मेरी शादी तय कर दी गई और जिस तरह तुमने लोन लेकर शादी करने की ठानी थी, उसी तरह से मेरे पिता ने भी लोन लेकर 30 लाख रुपए का दहेज उन लोगों की डिमांड पर मुझे दिया। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है, उन लोगों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और जो कुछ भी शानो शौकत उनकी दिखाई दे रही थी वह सब झूठी थी। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था और मैं वहाँ पर 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाई थी। उन लोगों का बर्ताव बहुत खराब था, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर चली आई। फिर मैंने उन्हें तलाक दे दिया। अब तलाक के बाद हम लोग भी उसी तरह बस लोन चुका रहे हैं जैसे तुम चुका रहे हो। ऐसा कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। इधर यह लोग बात कर रहे थे और उधर बैंक मैनेजर से मिलने के लिए बाहर लाइन लगी हुई थी, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर भीड़ बढ़ने की वजह से अब प्रिया रोहित से कहती है, रोहित, क्या तुम मुझे शनिवार को इसी बैंक के बाहर मिल सकते हो? तब रोहित कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं शनिवार को जरूर आ जाऊंगा। उसके बाद रोहित के जाने के बाद प्रिया अपने और कामों में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे शनिवार का दिन भी आ जाता है। शनिवार के दिन प्रिया बैंक के गेट पर खड़ी होकर रोहित के आने का वेट कर रही थी। तभी रोहित आता है और वह देखता है कि बैंक तो बंद है और प्रिया बैंक के बाहर ही खड़ी है। तब रोहित उससे पूछता है कि प्रिया, बैंक तो बंद है, फिर तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? उसके बाद प्रिया कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसके बाद प्रिया और रोहित पास के ही एक पार्क में जाते हैं और वहाँ पर चेयर पर बैठकर बात करने लगते हैं। वे लोग पुरानी बातों को याद करके कभी हंसते हैं तो कभी मायूस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया रोहित से पूछती है, रोहित, तुमने उस दिन के बाद मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तब रोहित कहता है, मैंने तो तुम्हारी वजह से फ़ोन नहीं किया। मैं सोच रहा था कि शायद तुम ही मुझे फ़ोन करोगी और मुझसे अपने प्यार का इजहार करते हुए मुझे फिर से शादी करने के लिए कहोगी, पर तुम्हारा फ़ोन आया ही नहीं। रोहित की बात सुनकर प्रिया कहती है, रोहित, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा से शादी कर लें? इस बात को सुनने के बाद रोहित इतना खुश हुआ मानो रोहित इसी बात का वेट कर रहा था और खुशी के मारे प्रिया के दोनों हाथों को पकड़कर उससे कहता है, हाँ प्रिया, बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। रोहित की बात सुनकर प्रिया उसके गले लग जाती है और कहती है, रोहित, मुझे माफ़ कर दो। उस समय जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरे घर वालों की वजह से हुआ। मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी नहीं की। मैं तो हमेशा से ही तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। प्रिया की बातें सुनकर रोहित उसकी बातों को समझता है और उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब अपने अपने घरों में बताते हैं तो दोनों घरों के लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं, बल्कि प्रिया के माता पिता तो रोहित के माता पिता के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगते हैं और रोहित के माता पिता बहुत आसानी से उन्हें माफ़ करते हुए कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब तो आगे की सोचिए। उसके बाद बहुत ही सादगी के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया के बैंक मैनेजर होने की वजह से अब रोहित को लोन चुकाने में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा टाइम मिल गया था। इधर प्रिया के पापा भी धीरे धीरे अपना लोन चुका रहे थे, बल्कि रोहित ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रिया, जब तक तुम्हारे पापा का लोन नहीं चुकता तब तक तुम अपनी सारी सैलरी उन्हीं को दो। प्रिया यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और आभार प्रकट करते हुए रोहित के पैर छूने लगती है। तब रोहित कहता है कि प्रिया, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार में किसी के पैर नहीं छूते बल्कि गले लगते हैं। ऐसा कहकर वह प्रिया को गले लगा लेता है और अब दोनों का वैवाहिक जीवन खुशी से बीतने लगता है। दोस्तों, ये थी प्रिया और रोहित की कहानी, जिसमें 4 दिन पहले शादी मना हो गई और 4 साल बाद दोबारा हो गई। आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।